हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के उपखंडन की कि जीव विज्ञान के उपखंडन का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। अगर आप कहा जाए इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। अगर आप क्लास 10th या 12th में हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस पावरफुल होने वाला है, क्योंकि मैं जितने भी पीबीटी क्वेश्चंस पीबीटी वीडियोस करा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाली हैं। क्योंकि ये जो वीडियो में पीबीटी क्वेश्चंस लाता हूँ वो सारे कहाँ से रिलीज करता हूँ, मैं एनसीईआरटी से छांट के लाता हूँ। तो एनसीईआरटी के कारण ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाले हैं। तो आज की वीडियो नंबर सेकंड से कहा जाए डे सेकंड है। अगर आपने डे फर्स्ट की वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो जितने भी ये जीव विज्ञान की कहा जाए क्लास हैं, डे 1 डे सेकंड जिस प्रकार चल रही हैं, ये सारी ही आपके लिए इम्पोर्टेंस वीडियो के रूप में प्रोवाइड होगी। और ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये 100% इम्पोर्टेंस है। अगर आप क्लास 12th में हो तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये वीडियो जिस प्रकार आप इसे अच्छे से वॉच करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये जितने भी पीबीटी क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को 100% ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है जीव विज्ञान के उपखंडन में कि जो आपकी परिस्थिति की जो होती है, जिसे हम परिस्थिति की कहते हैं, इकोलॉजी कहा जाता है। तो इकोलॉजी को क्या कहते हैं हिंदी में? परिस्थिति की कहते हैं। तो जो सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों कहा जाए, जो सजीव और निर्जीव वातावरण से जो जीव होते हैं जिनमें जंतुओं और एवं पादपें आती हैं, जंतुओं और एवं पादपों के जो विविध संबंधों का अध्ययन करने को अपन क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी क्या होती है, इकोलॉजी क्या होती है? जब सजीव एवं निर्जीव, जो सजीव बोले तो जो चल फिर सकते हैं, जो जिंदा हैं, आत्मा है उनमें, उन्हें सजीव कहते हैं। निर्जीव ऐसे हैं जो चल फिर नहीं सकते लेकिन उनमें आत्मा होती है, उन्हें निर्जीव कहा जाता है। या वो मरे हुए होते हैं, उन्हें भी निर्जीव कहा जाता है। तो सजीव एवं निर्जीव जो वातावरण से जो जीव होते हैं जिन्हें हम जंतुएं एवं पादपों कहते हैं, उसके विवरण संबंधों का अध्ययन, उसके जो उसके विविध संबंधों का अध्ययन, उसके जो विविध संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इकोलॉजी क्या होती है? जब सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जो जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। और जो अकारिकी होता है, अकारिकी किसे कहते हैं? अकारिकी की बात करें, जो मोरफोलॉजी होता है, मोरफोलॉजी को क्या कहा जाता है? आकारिकी कहते हैं, आकारिकी कहते हैं। ये आकृति एवं रचना के अध्ययन, जो आकृति होती है, क्या होती है? आकृति जो होती है, और जो रचना होती है, आकृति एवं रचना के अध्ययन को, स्टडी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकारिकी कहते हैं। आकारिकी मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? जब आकृति एवं रचना के अध्ययन को, किसके? आकृति एवं रचना के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? आकृति एवं रचना के अध्ययन को, आकृति एवं रचना के जो अध्ययन को हम मॉर्फोलॉजी, आकारिकी कहते हैं। और जो आपका किसकी? कैनियोलॉजी, जो कैनियोलॉजी की बात करें, कैनियोलॉजी की बात करें, क्या क्राइनियोलॉजी किसकी बात कर रहे हैं अपन? कैनियोलॉजी की बात करें तो जो करोटी, किसकी? करोटी का अध्ययन, जो करोटी का अध्ययन होता है, करोटी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? कैनियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राइनियोलॉजी कहते हैं। जो आपका क्या होता है? कैरोटी जो होती हैं, कैरोटी के अध्ययन को हम क्या कहा जाता है? कैरोटी के अध्ययन को हम कैनियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनियोलॉजी कहते हैं। जो कैरोटी होता है इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं?
कैनियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनियोलॉजी कहते हैं। जो कैरोटी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कैनियोलॉजी कहते हैं। और जो आपका न्यूरोलॉजी होता है, न्यूरोलॉजी कहा जाए तंत्र का तंत्र। जो आपका तंत्र का तंत्र होता है, जो स्केलेटल सिस्टम्स होता है, इसे जो तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तो न्यूरोलॉजी किसे कहा जाता है? जो तंत्र का अध्ययन होता है, तंत्र के अध्ययन को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो न्यूरोलॉजी किसे कहते हैं? तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। जो तंत्र का तंत्र होता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और जो आपका हीमेटोलॉजी होता है, किसकी बात कर रहा हूँ? हीमेटोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो हीमेटोलॉजी जो होता है, वो रुधिर रोगों का अध्ययन। जो ब्लड होता है, जो खून होता है, और खून में कोई से भी वायरस हो जाते हैं, खून की जो बीमारी हो जाती है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? रुधिर के रोगों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। तो हीमेटोलॉजी किसे कहते हैं? रुधिर रोगों के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। ये आपके क्लास 11th में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आपको ये देखने को जरूर मिलेंगे। जीव विज्ञान के उपखंडन की बात उसमें आपसे ज़रूर पूछी जाएगी, इसलिए उसके लिए भी इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। जैसे कि जो आपका रुधिर था, और रुधिर के रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। और जो आपका ऑस्टियोलॉजी की बात करें, ऑस्टियोलॉजी, तो कंकाल जो होता है, कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं? जो कंकाल होता है, जो मानव कंकाल होता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं? जो आपका क्या होता है? जो मानव का कंकाल तंत्र होता है, क्या कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? कंकाल तंत्र का जो अध्ययन होता है, उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और एंजियोलॉजी किसे कहते हैं? एंजियोलॉजी, जो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन होता है, परिसंचरण तंत्र जो होता है, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। तो एंजियोलॉजी किसे कहते हैं? जो परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। किसकी? परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। और जो आपका ओडोंटोलॉजी की बात करें, तो ओडोंटोलॉजी जो दंत विज्ञान होता है, दंत विज्ञान के अध्ययन या स्टडी को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। जो ओडोंटोलॉजी किसे कहते हैं? दंत विज्ञान को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और जो आपका ऑर्गेनोलॉजी जो होता है, जो अंग विज्ञान होता है, किस अंग विज्ञान को हम ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। तो दंत विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और अंग विज्ञान को हम ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है। और जो आपकी सिंडेस्मोलॉजी, जो सिंडेस्मोलॉजी होता है, तो सिंडेस्मोलॉजी जो होता है, वो कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन, जो कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का जो अध्ययन होता है, कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का जो अध्ययन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंडेस्मोलॉजी कहते हैं। 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 जो कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का जो अध्ययन होता है, कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का जो अध्ययन होता है, उसे हम सिंडेस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडेस्मोलॉजी कहते हैं। और जो आपका कैरियोलॉजी होता है, जो केंद्र का अध्ययन होता है, किसका? केंद्रक का जो अध्ययन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो केंद्रक का अध्ययन होता है, केंद्रक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं।
हैं, क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी कहते हैं। तो कैरियोलॉजी किसे कहते हैं, जो केंद्रक का अध्ययन होता है, किसका, केंद्रक का जो अध्ययन होता है, तो केंद्रक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी कहते हैं। तो कैरियोलॉजी किसे कहते हैं, जो केंद्रक का अध्ययन होता है, केंद्रक के अध्ययन को हम केंद्रक कहा जाए। जो न्यूक्लियस जो बीच में केंद्रक होते हैं, उसे हम क्या, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी कहते हैं। और जो आपका एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं, जो अंतस्रावी तंत्र का अध्ययन होता है, अंतस्रावी तंत्र का जो अध्ययन होता है, इसके अध्ययन इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। किसको, अंतस्रावी तंत्र का जो अध्ययन होता है, जिसे हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अब ईथोलॉजी की बात करेंगे कि ईथोलॉजी किसे कहते हैं, जो जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, जो जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन या उसका आचार शास्त्र, जो जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन या आचार शास्त्र को हम क्या कहते हैं, ईथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईथोलॉजी कहते हैं। तो ईथोलॉजी किसे कहते हैं, जो जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, किसके, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन की बात करें तो जंतुओं के जो व्यवहार करते हैं जो जंतुए, उसे जैसे कि आप शेर पाल रहे हो या बिल्ली पाल रहे हो, तो इसका जो व्यवहार आपके साथ होगा, तो इस व्यवहार को हम ईथोलॉजी कहते हैं। जैसे कि कोई कहा जाए जू में जो कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एनिमल पर क्या करते हैं, एथोलॉजी करते हैं। तो एथोलॉजी का मतलब वो क्या करते हैं कि जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन या उसका आचार शास्त्र कर रहे होते हैं, जिसे वो क्या कहते हैं, एथोलॉजी कहते हैं। और टेटोलॉजी की बात करें, टेटोलॉजी किसे कहते हैं, जो आपके उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, जो उपार्जित लक्षणों के अध्ययन या उसकी उपार्जिकी जो होती है, जो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन या उपार्जिकी, जो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन या उपार्जिकी, जो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन या उपार्जिकी को क्या कहते हैं, टेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेटोलॉजी कहा जाता है। तो टेटोलॉजी किसे कहा जाता है, जो टेटोलॉजी होता है वो उपार्जित लक्षणों का जो अध्ययन होता है या उसका उपार्जिकी होता है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, टेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्मिकी, जो जीवाश्मिकी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लांटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांटोलॉजी कहते हैं। तो प्लांटोलॉजी किसे कहते हैं, जो प्लांटोलॉजी होता है, जिसे हम जीवाश्मिकी कहते हैं। ये जीवाश्मों कहा जाए, जीवाश्मों जिसे फ्यूजल्स का अध्ययन, जो फ्यूजल्स का अध्ययन होता है, जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है, जीवाश्मों को फ्यूजल्स की जो स्टडी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्मिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांटोलॉजी कहते हैं। और जो आपका सुजनिकी जो होता है, सुजनिकी, जिसे हम क्या कहते हैं, यूजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूजेनिक कहते हैं। यूजेनिक्स, जो यूजेनिक्स किसे कहते हैं, सुजनिकी, सुजनिकी के अध्ययन को कहा जाए सुजनिकी, यूजेनिक्स, यूजेनिक्स। ये जो सुजनिकी किसे कहते हैं, जो अनुवंशिकी के सिद्धांत द्वारा मानव जाति की जो उन्नति होती है, किसके द्वारा, अनुवंशिकी के जो सिद्धांत, अनुवंशिकी की थ्योरी द्वारा जो मानव जाति जो होती है, मानव जाति की उन्नति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सुजनिकी, उसके अध्ययन को हम सुजनिकी या यूजेनिक्स कहते हैं। या क्या कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं। अब बात करेंगे यूथेनिक्स की, कि यूथेनिक्स किसे कहते हैं। क्या कहा जाता है, यूथेनिक्स किसे कहते हैं। तो यूजेनिक्स किसे कहा जाता है, यूजेनिक्स कहा जाता है अनुवंशिकी के सिद्धांत द्वारा जो मानव जाति की उन्नति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं, कहा जाए सुजनिकी कहते हैं। और जो आपका क्या, यूथेनिक्स की बात करें तो यूथेनिक्स क्या होता है, यूथेनिक्स जो पालन पोषण द्वारा मानव जाति की जो उन्नति होती है, जैसे कि आपको क्या करते हैं, आपकी माँ आपका क्या करती है, पालन पोषण करके आपको बड़ा कर देती है, तो उसे हम क्या कहा जाएगा, उसे हम यूथेनिक्स कह देंगे। उस स्टडी, उस प्रोसेस को हम यूथेनिक्स कहा जाता है, उसे हम क्या कह देंगे, यूथेनिक्स कहते हैं, यूथेनिक्स कहते हैं। जब पालन पोषण द्वारा जो मानव जाति की उन्नति होती है, उसे क्या कहा जाता है, यूथेनिक्स कहा जाता है। क्या
क्या कहा जाता है, यूथेनिक्स कहा जाता है। और जो आपका यूफेनिक्स की बात करें कि यूफेनिक्स किसे कहते हैं, तो जो यूफेनिक्स की बात करें तो जो कोशिकाओं में जिन कहा जाए, कोशिकाओं में जिन आरएनए प्रोटीन श्रृंखला में जो परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, यूफेनिक्स कहा जाता है। तो यूफेनिक्स किसे कहते हैं, जो यूफेनिक्स की बात करें तो यूफेनिक्स किसे कहते हैं, यूफेनिक्स की बात करें तो जो कोशिकाओं में जिन जो होती हैं, कोशिकाओं में जो जिन होती हैं जिसमें आरएनए प्रोटीन जो होती हैं, आरएनए प्रोटीन श्रृंखला में जो परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का जो अध्ययन होता है, परिवर्तन करके जो मानव जाति की उन्नति का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है, यूफेनिक्स कहा जाता है, उसे यूफेनिक्स कहा जाता है। तो यूफेनिक्स किसे कहते हैं, यूफेनिक्स जो कोशिकाओं में जो जिन होते हैं, कोशिकाओं में जो जिन जैसे आरएनए प्रोटीन्स कहा जाता है, जो आरएनए प्रोटीन श्रृंखला में जो परिवर्तन करके मानव जाति की जो उन्नति का अध्ययन उसे क्या कहा जाता है, यूफेनिक्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, यूफेनिक्स कहा जाता है। उसे यूफेनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे यूफेनिक्स कहा जाता है। और जो आपका विष विज्ञान जो होता है जिसे ट्रोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रोलॉजी कहते हैं, ये जंतुओं के लिए विषैले पदार्थ और शरीर पर इनके प्रभावों का जो अध्ययन पड़ता है। जो जंतुओं के जो विषैले पदार्थ होते हैं जिस पर शरीर का प्रभाव पड़ता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, विष विज्ञान या ट्रोलॉजी कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, ट्रोहोलॉजी कहा जाता है, या ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो ट्रोलॉजी किसे कहा जाता है, जब जंतुओं के लिए जो विषैले पदार्थ होते हैं, जंतुओं के लिए विषैले पदार्थ होते हैं और शरीर पर इनका कोई प्रभाव पड़ता है, इस अध्ययन को हम विष विज्ञान या ट्रोलॉजी कहते हैं। इसे विष विज्ञान या ट्रोलॉजी कहते हैं। अब बात करेंगे जो सरोवर विज्ञान की। सरोवर विज्ञान क्या होता है, सरोवर विज्ञान जिसे हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। लिम्नोलॉजी की बात करेंगे तो लिम्नोलॉजी जो तालाबों पोखरों और झीलों आदि के अध्ययन को क्या कहते हैं, सरोवर विज्ञान। क्या कहा जाता है, सरोवर विज्ञान जिसे लिम्नोलॉजी कहते हैं। लिम्नोलॉजी क्या होता है, LIMNOLOGY, लिम्नोलॉजी, सरोवर विज्ञान को लिम्नोलॉजी कहते हैं। जो तालाबों और पोखरों और झीलों इन सब के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सरोवर विज्ञान, लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिम्नोलॉजी कहते हैं। तो जो सरोवर विज्ञान होता है, सरोवर विज्ञान क्या होता है, जो तालाब हुए आपके, तालाब पोखर और जो झीलें हुई हैं इन सब के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सरोवर विज्ञान या लिम्नोलॉजी कहा जाता है। और जो आपका हेलमिन्थोलॉजी की बात करें तो हेलमिन्थोलॉजी किसे कहते हैं, हेलमिन्थोलॉजी जो परजीवी क्या होते हैं, परजीवी जो कृमियों का अध्ययन, जो परजीवी कृमोजियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। हेलमिन्थोलॉजी कहा जाता है जो परजीवी। आपने एक अमरबेल का नाम सुना होगा। जो अमरबेल क्या होता है, एक परजीवी कृत्रिम पौधा होता है, परजीवी कृत्रिम जैसा होता है। वो परजीवी कृत्रिम का जो अध्ययन अपन अगर उसके ऊपर जो अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन को क्या कहते हैं, हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलमिन्थोलॉजी कहा जाता है। वो परजीवी कृत्रिम का अध्ययन करने को हेलमिन्थोलॉजी कहा जाता है। और जो आपका कीट शास्त्र होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, कीट शास्त्र की बात कर रहा हूँ, जिसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। ये कीट पतंगों का अध्ययन, जो कीट पतंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीट शास्त्र या एंटोमोलॉजी कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो एंटोमोलॉजी किसे कहा जाता है, कीट शास्त्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जो कीट पतंगों का अध्ययन जो होता है, किसका, कीट पतंगों का जो अध्ययन होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, कीट पतंगों का जो अध्ययन होता है उसे कीट शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीट शास्त्र कहा जाता है। जो कीट पतंगों का अध्ययन होता है, कीट के पतंगों के जो अध्ययन को, स्टडी को हम क्या कहते हैं, कीट शास्त्र, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीट शास्त्र को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और जो पक्षी विज्ञान,
कहा जाए, जो पक्षियों के अध्ययन को, जो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्नियोथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्नियोथोलॉजी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट से, ये आपसे शायद बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, या ये इम्पोर्टेंट जितने भी मैंने आपको जीव विज्ञान के उपखंडन के बारे में बताया है, ये आपको क्लास 12th या आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप वीडियो को पोस्ट करके इन्हें दोबारा से रिवाइज कर लें, या आप वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लें, इन्हें लिखें, मगर इन्हें ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ज़रूर देखने को मिलेंगे कि जो आपका पक्षी विज्ञान होता है, जिसे ऑर्नियोथोलॉजी कहते हैं, ये क्या होता है? ये पक्षियों के अध्ययन, पक्षियों की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्नियोथोलॉजी कहा जाता है। और बात करेंगे जो हिप्पोक्रेटस है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। जो हिप्पोक्रेटस को क्या कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस एक अच्छे विज्ञान क्या है, एक अच्छे डिस्कवर भी हैं। तो हिप्पोक्रेटस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का, जो चिकित्सा शास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को बात करें तो हिप्पोक्रेटस को इसलिए कहा जाता है चिकित्सा जनक का शास्त्र, क्योंकि उनने सबसे पहले सर्वप्रथम मानव रोगों पर लेख किया था। क्या किया था उन्होंने? जो मानव जाति में जो रोग होते हैं, डिजीज, बीमारियां होती हैं, तो उन पर सर्वप्रथम लेख किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने किया था। इसलिए हिप्पोक्रेटस को क्या कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस को जो चिकित्सा शास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिप्पोक्रेटस ने सर्वप्रथम क्या किया था? सर्वप्रथम उनने मानव रोगों पर लेख किया था, इसलिए हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और बात करेंगे जो आपका चार्ल्स डार्विन, जो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में एक प्रसिद्ध जैव विकास मत का प्रतिपादन किया था। जो चार्ल्स डार्विन थे, तो चार्ल्स डार्विन में 1859 में एक प्रसिद्ध जैव विकास मत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। जैव विकास मत का प्रतिपादन किया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने 1850 कहा जाए 1859 में प्रसिद्ध जैव विकास मत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। और जो ग्रेगर, किसकी बात कर रहा हूँ? ग्रेगर जॉन जो हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल्स जो हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल्स की बात करें तो ग्रेगर जॉन्स मेंडल्स ने 18 कहा जाए 1866 में, 1866 कहा जाए 1866 में प्रसिद्ध आनुवंशिकी, जिसे जेनेटिक्स के नियम बनाइए। इम्पोर्टेंट से ये आपको पेपर कहा जाए, अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। जेनेटिक्स अनुवंशिकी के ऊपर एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल्स जो थे, ग्रेगर जॉन मेंडल्स ने 1866 में कहा जाए 1866 में एक प्रसिद्ध आनुवंशिकी, जिसे जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स के नियम बनाए थे। अतः मेंडल को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। और जो मेंडल्स हैं, जो ग्रेगर जॉन मेंडल्स हैं, इन्हें आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल्स ने 1866 में एक प्रसिद्ध आनुवंशिकी जेनेटिक्स के नियम बनाए थे। कब बनाए थे? 1866 में, 1866 में एक प्रसिद्ध आनुवंशिकी जेनेटिक्स के नियम बनाए थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल्स को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल्स को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। और जो आपका आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता, आधुनिक वर्गीकरण का पिता द्विनाम पद्धति, किसे? द्विनाम पद्धति, जिसे बायनोमियल्स नोमेनक्लेचर्स, जिसे क्या कहते हैं? बायनोमियल्स नोमेनक्लेचर्स के जन्मदाता किसे? कैरोलस, किसे? कैरोलस लिनियस हैं। कौन है? कैरोलस लिनियस हैं। जो आनुवंशिकी वर्गीकरण का पिता कौन है? द्विनाम पद्धति, जिसे बायनोमियल्स नोमेनक्लेचर्स के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लिनियस है। कौन है? कैरोलस लिनियस हैं।
जो आपके आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता, जिसे क्या कहा जाता है, द्विनाम पद्धति, जिसे बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर्स के जो जन्मदाता हैं, द्विनाम पद्धति के जो जन्मदाता हैं, वो कौन है? कैरोलस लिनियस हैं। कौन है? कैरोलस लिनियस हैं। कौन है? कैरोलस लिनियस हैं। कौन है भाई? कैरोलस लिनियस हैं। और जो सरीसृप की बात करें तो जो सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं, जो सरीसृप में आते हैं, जिसमें रेप्टाइल में आते हैं, जो रेगडे वाले, जो सरकने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उन्हें सरीसृप कहते हैं। तो जो सरीसृप वर्ग के जो जंतुओं के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं हृदय में, जिनमें 2 कैसे होते हैं? अलिंद, जिसे ऑरिकल कहते हैं। जिसे ऑरिकल कैसे होते हैं? अलिंद ऑरिकल होते हैं। तथा आंशिक रूप से ये विभाजक एक निलय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वन एंट्रिकल कहते हैं। वन एंट्रिकल होता है। लेकिन जो इनका एक मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठ होता है, और मगरमच्छ के जो हार्ट्स में कितने? 4 कोष्ठ होते हैं। और जो सरीसृप के वर्ग के जो जंतु होते हैं, उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, जिसमें से जो 2 होते हैं वो अलिंद होते हैं, और तथा जो आंशिक रूप से ये विभाजक एक जो होता है वो कैसा होता है? निलय होता है। कैसा होता है? एंट्रिकल होता है। लेकिन जो मगरमच्छ होता है, इसके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। लेकिन मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ये कैसा? सरीसृप में भी आता है, और तब भी इसके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऐसे पूछ लिया जाए कि जो सरीसृप के वर्ग के जो जंतु होते हैं, इनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, लेकिन सिर्फ किसको छोड़कर? मगरमच्छ को छोड़कर। किसको? मगरमच्छ को, क्रोकोडाइल को छोड़कर, मगरमच्छ को छोड़कर, क्योंकि मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अब पक्षियों की बात करेंगे कि पक्षियों का जो शरीर जो होता है वो कैसा होता है? वायुवीय जीवन का होता है। जो पक्षियों का शरीर जो होता है, पक्षियों का शरीर वायुवीय जीवन कहा जाए, एरियल मोड ऑफ लाइट होती है। कैसी होती है? एरियल मोड ऑफ लाइट होती है, वायुवीय जीवन की होती है, के लिए कैसी होती है? अनुकूलित। कैसी होती है? अनुकूलित होता है। जो पक्षियों का शरीर एक वायुवीय जीवन के लिए कैसा होता है? अनुकूलित होता है। इनकी ध्वजा पर परों किसे? फेदर्स का ब्रहा कंकाल होता है। इनकी ध्वजा पर फरों का ब्रहा कंकाल होता है, पर जो फोर लिम्ब का रूपांतरण होता है, और इन पर क्या होता है? फोर लिम्ब का रूपांतरण होता है। ये समतापी या गर्म रुधिर वाले, जिसे क्या कहते हैं? जर्म ब्लेडेड्स होते हैं। जर्म ब्लेडेड होते हैं, अर्थात इनके शरीर का जो तापक्रम कैसा होता है? वातावरण के बदलने के साथ बदलता नहीं है, बल्कि सदैव स्थिर रहता है। किनका? पक्षियों का। तो जो पक्षियों का जो शरीर कैसा होता है? वायुवीय जीवन का होता है, वायुवीय जीवन के लिए अनुकूल होता है। और इनकी जो ध्वजा पर कैसे होते हैं? फीदर का ब्रहा कंकाल होता है, जिसे हम फोर लिम्ब का रूपांतरण होता है। ये समतापी या गर्म रुधिर वाले, ये समतापी या गर्म रुधिर वाले कैसे होते हैं? जर्म ब्लेडेड होते हैं। अर्थात इनके शरीर का जो तापक्रम वातावरण के बदलने के साथ बदलता नहीं है। और इनके शरीर का जो तापक्रम होता है वो वातावरण के बदलने के साथ क्या बदलता नहीं है, बल्कि सदैव कैसा रहता है? कांस्टेंट कहा जाए, स्थिर रहता है। और जो पक्षियों के जबड़े में दांत नहीं पाए जाते। जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, इनके जबड़े में क्या नहीं होते? दांत नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? दांत नहीं होते हैं। जो पक्षियों के जबड़ों में क्या नहीं होते? दांत नहीं पाए जाते। जो पक्षियों के जबड़े होते हैं, पक्षियों के जबड़े में दांत नहीं पाए जाते। जो आर्कीओप्टेटिस जो होता है, आर्कीओप्टेटिस, क्या इसकी बात कर रहा हूँ? आर्कीओप्टेटिस जो होते हैं, आर्कीओप्टेटिस एक पक्षी है जो अब विलुप्त हो चुका है। कौन सा? आर्कीओप्टेट्स। ये इसका जिक्र आपको रेड्स बुक्स में मिलेगा। रेड बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें पक्षी लुप्त हो जाए, मानव जीवन में जो होने वाली संरचनाएं जो लुप्त हो जाएं, वो किस में छप जाती हैं? वो रेड बुक्स में छप जाती हैं। तो जो आर्कीओप्टिप्स है, जो आर्कीओप्टेट्स
आर्कियोप्टेसिस जो है वो एक पक्षी है और इसकी जो जाति है वो अब विलुप्त हो चुकी है। ये पक्षी जो है, एक पक्षी जो है आर्कियोप्टेस, ये पक्षी क्या हो गया है, अब विलुप्त हो गया है। ठीक है। और दांत 4 प्रकार के होते हैं। जो आपके दंत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कृदंत, जिसे इंसीसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसीसर कहते हैं। ये कुतरने के लिए होते हैं। और एक होते हैं भेदक, इसने हम कैनाइम कहते हैं। कैनाइम्स ये क्या होते हैं? ये मांस फाड़ने के लिए होते हैं। और एक होता है अग्रचा वर्णक, जिसे प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमोलर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अग्रचर वर्णक को प्रीमोलर कहते हैं। और एक होते हैं चावर्णक, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मोलर्स कहते हैं। ये चबाने ये पीसने के लिए होते हैं। ये चबाने और पीसने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? ये चबाने और पीसने के लिए होते हैं। ठीक है। तो जो दांत जो होते हैं, दंत, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृदंत होता है, जिसे कुतरने के लिए होते हैं। और दूसरे नंबर पर भेदक होते हैं, जिन्हें मांस फाड़ने के लिए होते हैं। और तीसरे नंबर पर जो अग्र चावर्णक होते हैं, ये क्या करते हैं? ये चावर्णक और वर्णक ये चबाने एवं पीसने के लिए होते हैं। ठीक है। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। और जो स्तनी के हृदय में 4 कोष्ठियाँ होते हैं। जो स्तनी रूप के जो जीव जंतु होते हैं, इनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। और आपको जो मगरमच्छ था, जो क्रोकोडाइल था, इसके भी हृदय में 4 कोष्ठ थे। ठीक है। तो स्तनी के हृदय में कितने होते हैं? स्तनी हृदय कौन कौन से होते हैं? जो स्तनी हृदय में कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। और जो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। जो कोशिकाओं के जो समूह होते हैं उन्हें उत्तक कहते हैं। और उत्तक के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तक के अध्ययन को, उत्तक की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो जो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जो कोशिकाओं के समूह होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो नंबर 2 था। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे रखी है। आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। ये वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जितनी की NCERT बुक होती है, क्योंकि ये जितने भी PBT जो क्वेश्चन है, ये सारे NCERT से मैं छांट कर लाया हूँ, जिससे कि आपको ये बोर्ड एग्जाम्स में ये आपको पक्का 100% आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्योंकि जहाँ पर भी NCERT का रोल होता है, अब मैं अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, वहाँ पर सबसे अहम जो रोल होता है वो NCERT बुक का होता है। इसलिए ये NCERT के PBT क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपके लिए 100% इम्पोर्टेंस है। अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से वॉच की है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको कोई सा भी मिस्टेक लगे तो प्लीज़ कमेंट करो। और आपको कोई सा भी डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।